request Sri Hansraj Gangaram Ahir ji to please speak a few words. We would like to hear from him. आज हमारे इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम का कृष्णा फाउंडेशन जो आयोजन किया हुआ है, सन्मान्य राममोहन जी ने और उनके सभी साथियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में जो भावनाएं, जो उद्देश्य है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। हमारे साथ में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मस्तान राव जी और सभी यहाँ बैठे हुए सुधाकर जी और सभी अन्य साथी। अभी मैं यहाँ पर पैनल डिस्कशन सुन रहा था, काफ़ी विनोद जी है, विकास जी है, अपने यंगर बिजनेसमैन अपने अभय, ये सभी लोगों ने अच्छी डिस्कशन, अच्छे विचार रखे हैं। इसी से मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि राममोहन राव जी का जो विषय है, राममोहन जी का, ये स्पष्ट है कि हमारे बैकवर्ड क्लास के जो भी हमारे इंडस्ट्री और बिजनेसमैन है, इन्हें और मोटिवेट करना है और ये धारणा है उनकी। बार बार यहाँ पर मैं सुन रहा था तो मेक इन इंडिया की बात विनोद जी बार बार कह रहे थे और एक अनुभव के साथ में जो पैनल डिस्कशन हो रहा था तो ठीक तरीके से पूछा गया है कि आपको इस अपने बिजनेस में प्रगति के लिए डेवलप करने में क्या दिक्कतें आती है, क्या अनुभव है। ये सारी बातें जो है, एक मैं समझता हूँ कि एक मर्यादित भावनाओं के साथ में आपने आयोजन नहीं किया है। देश की ज़रूरत है, जो काम सरकार ने भी करना चाहिए वो आपने किया है, बहुत अच्छा काम किया आपने। यहाँ लोगों को इस मामले में कई बार सरकार पूछती भी है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन चीज़ों के लिए बहुत आगे आकर काम करने लगे हैं। मेक इन इंडिया का जो नारा है, संदेश है, ये देश की आबादी को जब हम देखते हैं ना, तो ये सोचने की बात है कि ये हमें 2014 में क्यों कहना पड़ा। मैं करीब 4 बार लोकसभा मेंबर रहा हूँ और अपोजिशन में 3 बार काम किया मैंने, और बरसों तक मैंने स्टैंडिंग कमेटी में काम करते समय में स्टील एंड कोल में, एग्रीकल्चर में तो जानबूझ के काम करते समय, रेलवे भी साथ में, पीएसयू में मैंने बहुत साल काम किया, 5 साल। मेरा सौभाग्य ये है कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी मुझे 8 कमेटियों पे काम करना पड़ता था। ये बहुत कम सांसदों को मौका मिलता है। हमारे नेतृत्व जब सुषमा जी विपक्षी नेता थी और उन्होंने मुझे 8 कमेटी में रखा था। काफ़ी जब देखने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि हमारा देश एक बहुत बड़ा स्किल का हमारा खून में है। अब कुछ कहे, कुछ क्या भी कहे, जाति के आधार पर कुछ हमारा स्किल था, बिजनेस था। कोई चर्मकार हो, कोई लोहार हो, कोई सुतार हो, ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये स्किल है, ये जन्मजात हमें आता है, खून से आता है, संस्कारों से आता है। तो एक बात हमको सोचनी पड़ेंगे, आप बहुत बड़े उद्योगपति है, उद्योग में काम कर रहे हैं, नई नई एंट्री भी हुई है, कुछ अनुभव ले रहे हैं। ये पहली सरकार है कि जिन्होंने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की और स्किल इंडिया भी कहा है। ये जो स्किल हम में था, रहने के बावजूद भी हम इंपोर्ट में हम बहुत आगे थे। किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करते थे जो हमारे देश में बनना चाहिए था। मैं एक अच्छा बुरा अनुभव बताता हूँ मुझे, जिससे मैं बहुत दुखी हुआ करता था। विपक्ष में जब मैं था तो मैं बार-बार क्या नाम उनका, कांग्रेस पार्टी के नेता थे सरकार में, तो उनकी मिनिस्ट्री थी उद्योग व्यापार का, तो आनंद शर्मा जी के पास जब भी मिलने जाता था तो वो समय देते नहीं थे मुझे। बाकी सब मिनिस्टर मिलते, उनके कैबिन के बारे में सारे जितने भी जापान से और कोई देश से आया हुआ डेलीगेशन बैठ के रहता था, और उनका काम था कि यहाँ पे जो भी आपने एग्जीबिशन लगते हैं, मतलब जूते चप्पल बनाने से लेके हर चीज़, गारमेंट से लेके जो भी एग्जीबिशन लगे यहाँ पे हिंदुस्तान, बॉम्बे, दिल्ली में,
हमेशा बाहर के लोगों के लगा करते, विदेशी लोगों के उत्पादन वहाँ का सामने लॉन्च होता था। ये मैंने देखा है। जबकि यहाँ पे जूते चप्पल बनाने वाला एक छोटी मामूली स्किल नहीं था, बहुत बड़ा स्किल था देश में। बहुत बड़ा समाज हमारे यहाँ काम करता है। लेकिन आज भी हमारे देश में प्रभाव ये है, हम विदेशी जूते चप्पल खरीदने में हम सबसे आगे भागते हैं। अब स्किल इंडिया, कौशल विकास मंत्रालय है, ये सारी क्या बातें हैं। अब इतने लोगों ने जो बातें की, अभी अभय एक यंग लड़का है, उसके पिताजी एयरफोर्स में थे, मैं जानता हूँ उनको अच्छे से। और वो रिटायर होने के बाद में शायद इन्होंने एमबीए भी किया, इंजीनियरिंग भी किया, ऐसा लगता है मुझे। उसके उसके पिताजी उसको नौकरी नहीं ढूंढ के दी है, उन्हें बिजनेस में लगाया है। ये जरूरत थी देश की। और भी ऐसा, मुझे डायरेक्ट संबंध होने से मैं कह रहा हूँ, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे में बहुत कुछ है, वो हम पहचानने में पीछे रह गए, या पिछली सरकार ने पहचाना नहीं है। महात्मा गांधी ने जरूर कहा है कि स्वदेशी विदेशी के बारे में कई बार उन्होंने बात कहा है, ग्राम उद्योग भी कहा है, ग्रामीण विकास की बातें करते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट होने के लिए 2014 के बाद ही ये हो रहा है। तो देश में ताकत है। अब देखिए, मैं और एक बात बताता हूँ। ये देश में दुर्भाग्य क्या है कि जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन की बात आती है, तो अपने देश में, हिंदुस्तान में 43% बच्चों को कुपोषण था, माल न्यूट्रिशन में आते थे 43%। मेरे को रिप्लाई था लोग। लेकिन यही बात बांग्लादेश में देखा तो 23 थी। हालांकि बांग्लादेश क्या है, वजह क्या थी? एक वजह उसमें है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर गारमेंट्स का, जो कि 20 करोड़ से कम आबादी है बांग्लादेश की, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश है, हम नहीं है। ये स्किल हिंदुस्तान का ही वहां गया होगा, हिंदुस्तान में वो स्किल है। लेकिन अब बातें हो रही है, सब जो कुछ हुआ है, लेकिन उसे जिंदा करने का प्रयास हुआ है, तो आज की सरकार ने किया है और उसको आगे आप चला रहे हैं। राम मोहन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये देश में होना ही था। आप भले कुछ भी करे, अमेरिका क्या भी करे, कुछ भी करे, हम हमारे देश की जनता की ज़रूरतें कम है, हम पे कुछ असर होने वाला नहीं है। वो कितना भी टेरिफ लगाए, हमारे लोग बहुत आसानी से जी लेते हैं। हमारे भौतिक सुख की ज़रूरतें नहीं है हमारे देश में। 7 लाख के आसपास यहाँ विलेज है, हम कम ज़रूरत पे जीने वाला समाज है, वो हमको कुछ टेढ़ा नहीं करेगा। हम एक अनुकरणीय बात है बांग्लादेश से सीखे, एक अनुकरणीय बात है चाइना है। चाइना हमसे बहुत प्रगत है, बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे है। अब दोनों बात तो देखिए, क्या चीज़ें बनती है चाइना की, हर चीज़ हमारे देश में आती थी। मैं कभी कभी विरोधी पक्ष में रह के मैं भाषण में कहा करता था, एक अगर ये सरकार नहीं आती तो ये देश में चाइना से मिट्टी के घड़े भी आते थे। ये हो सकता है, क्यों? तो मूर्तियां हम लाते हैं, गणपति की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, राम की मूर्ति चाइना से आ रही थी। ये बातें इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, ये दिशा दर्शक है, ये आइडियल प्रोग्राम है। बहुत अच्छा किया आपने। ये पिछड़ों के वर्ग के लोगों को, फिर एक कम्युनिटी की यादों को बुलाए या ओबीसी को बुलाए। ओबीसी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें स्किल है, हम उत्पादक है, पहले से ही है, आज नहीं है। हमने दूध भी उत्पादन किया है, हमने लकड़ी के भी फर्नीचर बनाए हैं, हमने स्टील के भी फर्नीचर हम ही ने बनाए हैं, कपड़ा भी हमने ही बनाया है, कपड़ा हमने ही सिलवाया है, कपड़े को कलर भी हमने दिया है। कितनी कितनी बातें हैं जो बैकवर्ड क्लास का ही व्यक्ति करता था। अब उसको डेवलप करने की जरूरत थी, सरकार आ गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री विकास योजना भी दी है, विश्वकर्मा योजना दी है, मुद्रा योजना दी है, कई स्कीम चली है बैकवर्ड के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए। यहाँ सभी उद्योगपति बने, उद्योजक बने, ये भावना सामने रखे काम देश में चलना चाहिए। ये सरकार की मंशा आज की, और वही मंशा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं बस शांति से सुन रहा था। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब देखिए, ये सारी बातें करते समय में
हमने ये सोचना चाहिए कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें आजकल एक बात बहुत जम के चलती है, नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरी आंदोलन होते हैं। जैसे कि पहले 14 के पहले बहुत नौकरियां मिल रही थी, ऐसा तो था नहीं देश में। मैं जानता हूँ सब बातें, मैंने बहुत करीब से देखा है। आप लिख लेना मेरी बात। जब मैं पहली बार लोकसभा मेंबर बना था तो 2004 में मैं 96 में बना, 2004 में कमेटी में गया, कोल कमेटी में। देश में कोयला मंत्रालय में, कोल इंडिया में 8 लाख एम्प्लॉय थे। कितने? 8 लाख। लिख लेना। मैं आज उस वक्त मैं इसलिए लड़ रहा था कि आप प्राइवेट कंपनियों को ब्लॉक दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। स्वाभाविक है, गवर्नमेंट कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है वो प्राइवेट वाले उससे आधा भी नहीं रखते हैं। ये मुझे स्टडी था, मैं लड़ रहा था उसी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन धीरे से वो कोल ब्लॉक ऑक्शन घोटाला में सामने आया। लड़ाई और कुछ थी, इशू दूसरा आ गया। लेकिन आज हमारे देश में कोल माइंस में 2 लाख एम्प्लॉय है, कोल इंडिया में। आप बताओ, ये एम्प्लॉयमेंट कटौती कहाँ से शुरुआत हुई थी? 2004 से। और आज हम चिल्लाते कि हम एम्प्लॉयमेंट दो, नौकरी दो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान भी दिया है और एक बौद्धिक विकास के लिए भी एक ज्ञान भी दिया है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा इस शेरनी का दूध है और सभी ने पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई उसके लिए नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी मिले। उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई उसलिए चाहिए कि हमें नौकरी देनी भी है। ये बात है। तो नौकरी के लिए हमारा जीवन नहीं हुआ है, हम पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम नौकरियां देने के लिए कैसे हम आगे अपने अपने क्षमता का उपयोग दे सकते हैं लोगों को। अभी यहाँ पे हमारे जो यंग इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे, ये नौकरियां दे रहे हैं। हमें नौकरी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। कितना एम्प्लॉयमेंट देंगे? सरकार कितना देगी? 2 करोड़ 4 करोड़ देगी, 140 करोड़ की आबादी है। तो आज भी देश में आप सरे के उद्योगपति, इंडस्ट्रियल छोटे बड़े जो, यही ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं सरकार से ज़्यादा, ये मैं देखता हूँ। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम हुआ है आपका, ये हम लोगों को दिशा देने वाला है। मैं भी बैकवर्ड क्लास का जो चेयरपर्सन में हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो रिव्यू लेते समय एक अच्छा काम मेरे सामने आया हुआ है, जिससे मैं एक बात कह देता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ। शिवम, नौकरियाँ, नौकर भर्ती, एजुकेशन, रिजर्वेशन कोटा, ये देखते समय हम बैंकों को भी बुलाते हैं। एक काम है, तुम्हारे बैंकिंग का हमारा बैकलॉग क्या है, रोस्टर क्या है। साथ में हमें जरूर पूछते हैं कि तुमने कितने बैकवर्ड क्लास के लोगों को लोन दिया है। यहाँ पूछते हैं आजकल सरकार की स्कीम का फायदा कितना दिया जा रहा है। वो हमारा एजेंडा नहीं है, होता नहीं है। लेकिन जब फिगर आते हैं उसमें काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 30%, 40% बैकवर्ड लोगों को लोन सरकार बैंक दे रही है आजकल, और इसलिए दे रहे हैं कि हमारे लोगों के पास रिटर्न भी अच्छा आता होगा और वो भी अच्छी प्रगति कर रहा है, जिसमें आप लोग आते हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम में आपने आया है। पैनल डिस्कशन से हमको समझ में आ गया कि बहुत अच्छी दिशा से कार्यक्रम चल रहा है। किसी वजह से मैं यहाँ बहुत देर नहीं बैठूंगा, लेकिन शायद मस्तान साहब बोलेंगे तो मैं सुन भी लूँगा आपका भी, और बाद में मैं आगे कार्यक्रम मेरे बने हैं, मीटिंग लगी हुई है। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। श्री हंसराज गंगाराम आहिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।